हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, आज यानी कि 25 फरवरी 2025 को उन सभी के सभी बच्चों का जिन लोगों ने एग्जीक्यूटिव का और प्रोफेशनल का एग्जाम जो है वो दिया था दिसंबर 2024 में, उनका रिजल्ट जो है वो फाइनली आ चुका है। जो दिल में धक 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 हो रही थी वो धक धक जो है उसका जवाब जो है वो मिल चुका है। और भाई साहब, जवाब जो है हर बार की तरह, अगर अभी भी मैं बात यहां पे करूं तो खट्टा मीठा जवाब जो वो यहां पे आया है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जो है वो रहे हैं जिन लोगों ने जीआईजीएल में, कंपनी लॉ के अंदर, सीएमएसएल के अंदर, सीएएफएम के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, एसबीआईडब्ल्यूएल के अंदर, ईसीआईपीएल के अंदर एग्जेम्पशन जो है वो लेके आया है। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आखिरी वाला अटेम्प्ट था और उस अटेम्प्ट के अंदर बोले भाई साहब बस आखिरी झटका जो है वो यहां पे मारा और बोले एग्जाम को ही पास कर दिया, सिर्फ प्रोफेशनल के अंदर जंप कर चुके हैं। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्रोफेशनल का एग्जाम जो है वो दिया और भाई साहब सीधा सीएस की डिग्री जो है उसको हासिल कर ली है। और आज के बाद में वो सीएस के नाम से, सीएस के टैग से क्या किए जाएंगे जाने जाएंगे। अगर मैं सीएस कार्ड इंडिया के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो इस बार अनफॉर्चुनेटली सीएस कार्ड इंडिया का जो ऑल इंडिया रैंक है वो तो नहीं आया, लेकिन अगर उसके बावजूद मैं यहां पे बात करूं तो इतने सारे बच्चे पास हुए भाई साहब, और वो भी सिर्फ पास नहीं हुए हैं बल्कि एग्जम्पशंस के साथ में पास जो वो हुए हैं। कंपनी लॉ के अंदर तो अगर मैं बात करूं तो 75 मार्क जो है वो हाईएस्ट लेके आए हैं, राइट। जिसके बारे में सारी की सारी स्टोरीज के बारे में अगर मैं बात करूंगा, सबके जो रिजल्ट्स के बारे में बात अगर मैं करूंगा तो अभी तक का जितना एनालिसिस किया गया उसको मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डाल दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि अभी भी वहां पे पोस्ट करना बाकी है। लेकिन सर बोले जो लोग कामयाब हो गए उनकी बात तो सारी दुनिया करती है, लेकिन बेचारे जो लोग फेल हो गए उनके बारे में कोई सोच के नहीं चलता है, कोई बोले उनका साथ जो है वो नहीं देता है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एट ऑल, क्योंकि सीएस कार्ड इंडिया इज अ प्लेटफॉर्म जो कि अगर मैं बात यहां पे करूंगा हर उस बच्चे के साथ में है जिसका सपना है कि मुझे अपने नाम के सामने सीएस का टैग जो है वो लगाना है। फिर चाहे वो बच्चा पहली बार में अपना पड़ाव जो है वो पार नहीं कर पा रहा होगा, हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा सा लेफ्ट बैक जो है वो फील कर रहा होगा, डीमोटिवेटेड फील कर रहा होगा। तो भाई साहब, अगर आप अपने आप को बाउंस बैक करना चाहते हैं तो ये पल जो है वो रोने का नहीं है, मायूस होने का नहीं है। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि सर ये सब कहना जो है ना वो बहुत आसान है, जिसके ऊपर बीत रही होती ना उसे ही पता चलता है, एकदम सही बात है। लेकिन चूंकि मैं भी कभी आपकी जगह पे था मैं भी कभी सीएस का स्टूडेंट था, तो आपका जो दर्द है उस दर्द को मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी मायूस होने से क्या हमारा अगला जो एग्जाम होगा वो पास हो जाएगा? अभी मायूस होने से, अभी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने से क्या हमारे अगले अटेम्प्ट के अंदर जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन आ जाएगा? आंसर इज नो। हमें अपना दिल अब यहां पत्थर का करना होगा। एक दिन का समय जो है वो आप आराम से ले लीजिएगा वापस से हाइबरनेट होने के लिए, वापस से रिबूट होने के लिए। और उसके बाद में कल से आप लोगों को डिसाइड करना है कि जो जो चीजें इस वीडियो के अंदर आपकी डिस्कस करी जा रही है उन चीजों के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स है उनका एनालिसिस करना है, और जो यहां पे टारगेट है उस टारगेट को आपको अचीव करना है। ये सारी बातें जो है वो अपन यहां पे इस वीडियो में डिस्कस जो है वो करने वाले हैं कि क्या किया जाए कि हम आने वाले जून 2025 का जो एग्जाम हमारा होने वाला होगा उस एग्जाम में क्या कर पाए, बाउंस बैक जो है वो यहां पे हम सीधे तरीके से कर पाए, राइट। अब इसके पहले कि वो सारी बातें जो वो अपन यहां पे डिस्कस करें, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भैया कमी कहां पे रही होगी, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। कुछ बच्चों के मैसेज ऐसे आ रहे कि सर मुझे तो पता ही नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद कहां पे क्या कमी जो है वो रह गई जिसकी वजह से मुझे फेल का जो रिजल्ट है वो देखना पड़ रहा है। मुझे तो बहुत उम्मीद थी। ऐसे भी बच्चे जिनका ये कहना है कि सर मैं तो प्रोफेशनल के लिए प्रिपरेशन जो है वो करने लग गया था, मैंने क्लासेस भी ले गई थी, सोचा ही नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन अब बोले वैसा मैं क्या करूं, मैं तो प्रोफेशनल जो क्लासेस है वो भी चल रही है, अब एग्जीक्यूटिव का जो प्रिपरेशन होगा उसे मैं किस तरीके से यहां पे करूंगा। तो भाई साहब, हर एक सवाल का जो जवाब है ना वो आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप आखिरी मोमेंट तक जरूर से देखिएगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों का एक सवाल यहां पे ये आ रहा है कि सर हमारी जो क्लासेस हैं अगर वो एक्सपायर हो चुकी हैं तो क्या करें। अगर बोले भाई साहब हमारी क्लासेस है उसका रिन्यूअल जो है वो हमें करना हो तो क्या करें। तो जैसा कि आपको पता है कि सीएस कार्ड इंडिया जो है वो हमेशा आप लोगों के साथ में रहता है, वो भी अमेजिंग वाली चीजों के साथ में। तो हियर वी गो। सबसे पहले अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज है
वो क्या है, वो ये कि अभी फिलहाल जो CS कार्ड इंडिया की क्लासेस चल रही है ऑलरेडी, अब चूंकि आप क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हो, इस वजह से जो ये वाली क्लासेस हैं, लाइव प्रीमियम बैच सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज में, लाइव बैच जो आपका है सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपीज में, और जो डेली रिकॉर्डेड वाली बैच आपकी है सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपए में फॉर एनी सिंगल ग्रुप, ये आपके लिए यहां पे क्या है, अवेलेबल है। ठीक है सर, बोले वैसे इसमें आपको मिलने वाला क्या होगा, अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो इसमें आप यहां पे ये लगा लीजिएगा दैट यू विल गेट द एक्सेस ऑफ द करंट बैच, जिसमें कि अगर मैं ग्रुप 1 के बारे में बात करूंगा तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और ग्रुप 2 की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये भी ऑलरेडी 1 फेब से आपकी स्टार्ट जो है वो हो चुकी है। गॉट द पॉइंट। और इस प्राइस पे अगर मैं बात करूंगा तो जो आपकी क्लासेस यहां पे होंगे इसको आप ले सकते हैं 28 फरवरी 2025 तक। दूसरा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं रिपीटर्स बैच के बारे में, जहां पे आपने कहा कि सर नहीं, डिटेल में मेरी स्टडी जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो ऐसे केस में मैं ये क्लासेस जो है फिलहाल नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन हो चुका है, बस मुझे चीजें क्या करनी है, उनको रिवाइज करने का काम जो है वो यहां पे करना है। तो भाई साहब, साइंटिफिक तरीके से कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालने के हिसाब से आप लोगों के लिए CS कार्ड इंडिया ने यहां पे क्या किया है, रिपीटर बैच जो है वो यहां पे लेके आए हैं, जिसमें कि अगेन भाई साहब, अगर मैं फीस के बारे में बात यहां पे करूंगा तो ग्रुप 1 के जितने भी लॉ सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पे CAFM जो है वो कवर नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ लॉ के जो 3 सब्जेक्ट आपके हैं, कौन से, कंपनी लॉ, GIGL और SBILL, इन 3 सब्जेक्ट्स का इस तरीके से रिवीजन जो कि रिकॉर्डेड में आपको मिलने वाला होगा, रिवीजन जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कम से कम समय के अंदर मैक्सिमम प्रिपरेशन जो है वो आप यहां पे कर पाओगे, ये आपको यहां पे मिलने वाला होगा 1499 रुपीज ओनली। और अगर मैं बात करता हूं ग्रुप 2 के अंदर, तो वहां पे जो आपके लॉ सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट द टैक्स लॉ, यहां पे आपको मिलेगा ECIPL और CMSL सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर, यानी कि 999 रुपए के अंदर। दिस इज फॉर द रिपीटर्स बैच। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे रिन्यूअल ऑफर के बारे में कि सर मेरी क्लासेस जो हैं मैंने लिया हुआ था पहले से, लेकिन क्लासेस क्या हो चुकी है, मेरी एक्सपायर हो चुकी है, अब मैं उसको क्या करना चाहता हूं, रिन्यू करना चाहता हूं, तो रिन्यूअल के लिए 4,999 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से आप अपनी क्लास को रिन्यू कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मिलने वाला क्या होगा, आपकी क्लासेस की वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक की रहने वाली होगी। जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होगी आपकी क्लासेस की, मतलब जो अभी नवंबर 2024 में बैच स्टार्ट हुआ है, जून 2025 के लिए उसकी जो क्लासेस हैं वो आपको वहां पे रिकॉर्डिंग के तौर पे मिलेगा, और जो वैलिडिटी आपकी जब तक रहने वाली है उस टाइम तक जितनी भी फ्यूचर बैचेस आपकी आएंगी उनका जो रिकॉर्डिंग रहेगा वो भी आपको प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा। अगर मैं वीकली टेस्ट के बारे में बात करूं तो वो आपको यहां पे मिलेगा कितने रुपए में, 999 रुपीज में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और जो बूस्टर वाली क्लासेस है जिसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इसके बारे में आपको वहां पे क्लियरली बताया हुआ है। हर एक सब्जेक्ट में 100 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज पर ग्रुप के हिसाब से आपको प्रोवाइड जो है वो यहां पे किया जा रहा है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि इसका भी जो ऑफर आपका होगा सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी 2025 तक ही आपके लिए रहने वाला होगा। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब? ठीक है सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। अच्छा सर, ये क्लासेस को अगर लेना है तो फिर करना क्या पड़ेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिया गया है, गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, अकॉर्डिंगली आप उसको फिल करेंगे और वहां पे जो भी ऑप्शन आपको दिया गया होगा उसको आप चूज करेंगे जो आपके लिए सुटेबल होगा, और अकॉर्डिंगली वहां पे पेमेंट का जो प्रोसीडिंग होगा वो आप कर लीजिएगा। राइट, चलिए इसके बाद में आ जाओ भाई साहब। सर सबसे पहली बात, अगर आज मेरा एग्जाम जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, सबसे पहले आपको यह देखना है कि कारण क्या था। कारण मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, ठीक है, और रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे के सारे लोगों से कि प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि आपके फेल होने का जो कारण है, क्या इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा कारण नहीं है क्या, या इनमें से कौन से कारण है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ये वाली चीज के बारे में कि सर मेरा तो फेल होने का ये वाला जो कारण है ना, वो बोले भाई साहब यहां पे रिलेट जो है वो हो रहा है। सबसे पहला क्या सर, बोले मेरा जो 100% कंटेंट है ना वही कवर नहीं हुआ था सर, यानी कि सिलेबस जो मैंने कवर किया था वो बोले 80% ही कवर कर पाया था, मेरा बैकलॉग हो गया था सर, बीकॉम के एग्जाम की वजह से, LLB के एग्जाम की वजह से, बीमार हो जाने की वजह से, शादी में चला गया था उसकी वजह से, वगैरह वगैरह वगैरह। 100% कंटेंट जो मेरा था वो कवर नहीं हो पाया। क्या ये आपका प्रॉब्लम था? तो कमेंट सेक्शन में बताओ और अपने आप को भी बताओ। दूसरा, सर बोले पढ़ा तो था लेकिन
सर बोले मेरे पास में ना वो बेसिकली रिकॉर्डेड वाली क्लासेस थी, तो जो रिकॉर्डेड वाली क्लासेस थी उसमें बोले मैं क्या किया करता था कि मैं स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देखा करता था। ऑप्शन था मेरे पास में कि मैं स्पीड को बढ़ा सकता हूं, तो मैं तो बोले भाई साहब 1.25, 1.5, 1.75, और कुछ तो ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 2x की स्पीड जो है वो कर ली और उससे क्लासेस को देखना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है उसमें कमी आई, कंसेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं हुए, जिसकी वजह से मेरा जो रिजल्ट है वो बोले भाई साहब क्या हो गया, नेगेटिव जो है वो यहां पे हो गया। फिर इसके बाद में तीसरा, सर बोले पढ़ाई तो हो गई थी, कंटेंट भी पूरा कवर हुआ, कंसेप्ट भी मेरा जो कवर है वो हो गया था अच्छे तरीके से, कंसेप्चुअल स्टडी जो वो मैंने किया था, लेकिन सर रिवीजन की बात अगर मैं यहां पे करूंगा ना तो कंप्लीट रिवीजन जो है वो बोले वैसा मैं नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाए? जो कंप्लीट तरीके से रिवीजन मुझे करना चाहिए था मैं वो रिवीजन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से टाइम पे चीजें मुझे रिकॉल नहीं हुई और मैं अपना पेपर जो उसको प्रॉपर तरीके से वहां पे नहीं लिख पाया। अगर ये कारण आपका था तो कमेंट सेक्शन में बताओ वैसा कि ये वाला कारण मेरा था। ठीक है। चौथा, सर दिमाग में तो था लेकिन लिख नहीं पाया था, ये तो मैक्सिमम लोगों का मिलने वाला है। सर कंसेप्ट सब क्लियर था, यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो सब कुछ क्लियर था, लेकिन सर बोले जैसे ही लिखने जा रहा था तो कुछ मैं लिख ही नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस जो है वही नहीं किया था सर, यह कारण हो सकता है, या फिर मैं क्वेश्चन के आंसर्स को फ्रेम नहीं कर पा रहा था सर। मतलब अगर देखें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो आपका है वो लगभग आपस में क्या है, रिलेटेड ही है। सर समय कम पड़ गया सर, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% बच्चों का ये जवाब पक्का रहने वाला है। सर पेपर इतना लेंदी था कि मेरा जो पेपर है वो सिर्फ 80 मार्क का ही हो पाया, 90 मार्क का ही कर पाया, 95 मार्क्स का ही कर पाया, पूरे 100 मार्क का पेपर जो तो मेरा सॉल्व ही नहीं हुआ सर। सर आंसर तो मैंने लिखा लेकिन बोले वैसा थोड़ा सा ना तरीका क्या था, कैजुअल था। जो प्रोफेशनल लैंग्वेज वहां पे आनी चाहिए थी वो प्रोफेशनल लैंग्वेज जो है मैं क्या नहीं कर पाया, मैं बोले वैसा वहां पे लिख नहीं पाया। ठीक है, तो कारण मैं आपको वापस से बता दे रहा हूं भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 कारणों में से कोई एक कारण ऐसा होगा जो कि आपको यहां पे मिलने वाला होगा। अगर इन 8 कारणों में से कोई एक कारण है ना भाई साहब, तो आप ये समझ के चल लीजिएगा कि अगर आप ये सोच के बैठे कि सर मैंने तो प्रिपरेशन किया था फिर भी मैं क्यों फेल हो गया, तो भैया वो चीज यहां पे क्या नहीं होगी, सही नहीं होगी। अगर इन 8 कारणों में से कोई एक चीज आपकी बन रही होगी तो आप दुनिया के साथ में झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद के साथ तो नहीं बोल सकते, खुद को झूठ तो नहीं बोल पाएंगे, राइट। तो यहां पे एनालिसिस जो कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता भी दो, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में ये बात को लिखोगे ना तो आप मुझे नहीं बता रहे, आप अपने आप को रिमाइंड करवा रहे हो, अपने आप को रिकॉल करवा रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जो है वो तो रही है। अच्छा एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या दुनिया के जो लोग हैं ना वो अब आएंगे तुम्हारे पास में, तुम्हारे पेरेंट्स के पास में, रिलेटिव बनकर, दोस्त बनकर, दुश्मन बनकर, और वो कहेंगे तुमको डिमोटिवेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहां बोले भाई साहब इस बंदे को तुमने सीएस में फंसा दिया, सीएस इसके लिए बना ही नहीं है, ये सीएस के लिए बना ही नहीं है, इसके बस की बात नहीं है कंपनी सेक्रेटरी बनना, या फिर ये कौन से कोर्स में फंसा दिया, इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत तरीके से कोशिश करी जाएगी आपको क्या करने की, नेगेटिव करने की। मैं यहां पे एक ही चीज जो है वो आपको बोलना चाहता हूं कि मेरे भाई और बहन, अगर आपने जिंदगी में ये ठान रखा है कि मुझे तो सीएस बनना है, साम दाम दंड भेद जो भी हो जाए, तो ये सारी बातें कोई भी बंदा अगर आपके साथ में बोल रहा होगा, चाहे आपके पेरेंट्स से क्यों ना बोल रहे हो, उनसे दूर चले जाना। जो भी बंदा आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा होगा उनसे दूर चले जाना। लेकिन आप ये भी बैठ के एनालाइज करो कि सर मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रहा था, सोचा हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। तो भाई साहब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिर सीएस को छोड़ दो और जाके कोई दूसरा काम जो वो कर लो। जेन्युइनली आई एम नॉट सेइंग इन द सरकास्टिक वे, नहीं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है सर, जो चीज आप करना चाहते हैं, जिस चीज को करने में आपको मजा आता है, जिस चीज में आपको फेथ रहेगा, आप वही चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं तो बस ऐसे ही सीएस करने के लिए आ गया था, दैट मीन्स कि आप अभी भी अपना 100% जो होगा वो यहां पे देने वाले नहीं हो। तो बेहतर क्या होगा कि मैं अपनी दूसरे फील्ड में चले जाऊं, जो फील्ड मुझे अच्छी लगती है मैं वहां चले जाऊं और वो काम को मैं करने का काम जो है वो कर लूं। बैठो आराम से, एक दिन का समय जो है वो आप आराम से लो और आज का पूरा दिन, पूरी की पूरी रात जो है वो लगाओ, एकांत में अपने आप के साथ में बैठो, सोचो और डिसीजन जो है वो अकॉर्डिंगली लो कि एग्जैक्टली आपको करना यहां पे क्या है।
मैं वापस से आप सभी लोगों को यहां पे बता देता हूं, और इस चीज के लिए अगर आप में से कोई कहे कि सर स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे, तो मैं मान रहा, मैं वो भी करने को तैयार हूं। अगर आप ये चाहते हो कि सीएस के अंदर आप सक्सेस को हासिल करें, तो अगर मैं सक्सेस मंत्र यहां पे आपको सीधा सीधा बताऊं, अगर मैं सक्सेस मंत्र सीधा सीधा आपको यहां पे बताऊं, तो वो है भाई साहब 5 पिलर्स, जिसके बारे में मैं हमेशा आपको बोलते हुए आया हूं। क्या है? सबसे पहली बात, जो भी पढ़ाई कर रहे हो इसको कंसिस्टेंसी के साथ में करो। आज पढ़ा फिर 10 दिन नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं आता। लगातार मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट आपका जो है वो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज भूल जाओ। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपका आता है वो है कंसेप्चुअल स्टडी। कौन सा स्टडी? कंसेप्चुअल स्टडी। जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे, कंसेप्ट्स को क्लियर करने के हिसाब से पढ़ाई जो है ना, उसको आप यहां पे अगर करोगे तो बेनिफिट आपको जो है वो मिलने वाला होगा, अदरवाइज भूल जाओ भाई साहब, कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। अगर सोचा कि रट्टाफिकेशन कर लेता हूं और जाके एग्जाम को दे के आ जाऊंगा, फिर एग्जाम को पास कर लूंगा, भाई साहब ये बहुत बड़ा मिथ है आपका। लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग, ऐसा नहीं होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज लिटरली आया हुआ है कि सर मैंने तो बस आखिरी के 1 महीने पढ़ाई जो है वही करी थी, जबकि सीएस से डब्ल्यूटी पास करने के बाद में जब पहली बार आप एग्जीक्यूटिव में आए थे, पहले दिन मैंने आपसे ये कहा था कि प्लीज ये वाला एटीट्यूड जो है ना वो अपने अंदर मत आने देना कि सीएस से डब्ल्यूटी अगर मैंने 1 महीने में पास कर लिया तो एग्जीक्यूटिव किस खेत की मूली है। और हाँ, साथ में मैं ये भी बोल देता हूं मेरे भाई, एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरी बातों का किसी बंदे को बुरा लग जाए कि सर कितने रूडली बात आप कर रहे हो, तो मैं उसके लिए पहले से आपसे सॉरी बोलता हूं, बट जो सच है वो सच है। एग्जीक्यूटिव है भाई साहब, ये सीएस डब्ल्यूटी नहीं है कि जिसमें आपने क्या किया, 10 दिन पहले पढ़ाई करी, 1 महीने पहले पढ़ाई करी और आप ये सोच के बैठ जाए कि आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। नहीं, कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, इनडेप्थ स्टडी जो है वो आपको करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें जो आपकी हैं वो अचीव हो पाएगी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। फिर इसके बाद में अगर मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बात जो है वो यहां पे करूं, तो ये आपका आता है क्या, सबले रिविजन। एंड वो भी कौन सा रिवीजन? सब ले भाई साहब टाइमली वाला रिवीजन। सही टाइम पे सही टॉपिक को सही तरीके से आपको रिवाइज जो है वो करना पड़ेगा। जैसे हम सीएस डब्ल्यूटी में क्या करते थे, कंसेप्ट को पहले पढ़ा, फिर उसके बाद में रिवीजन किया, फिर उसके बाद में और कम समय लगा के फिर से रिवीजन किया, और कम समय लगा के फिर से रिवीजन जो है वो आपने किया, ऐसा होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट यहां पे आपका आता है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। कई ऐसे बच्चे जिन्होंने आंसर जो लिख के आए उसमें ग्रामर की बहुत सारी मिस्टेक, सेंटेंस को फ्रेम करने में बहुत सारी मिस्टेक, तो अगर ऐसे मिस्टेक आप करते जाएंगे तो एग्जाम को पास करने में डिफिकल्टी जो है वो आ सकती है। और फिर इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका मैंने बताया था कि एग्जाम सॉल्व करते टाइम पे आपको टाइम जो है वो कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि भैया आपका पेपर पूरे 100 मार्क का जो है वो सॉल्व होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन का थोड़ा बहुत पार्ट छूट जाता है लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हो, तो ये सबसे बेहतर वाली चीज हो जाएगी। वो करने की कोशिश जो है वो आप यहां पे कीजिएगा, ये मैंने आपको क्लियरली वहां पे बताया था। गॉट द पॉइंट? तो ये सक्सेस मंत्र है भाई साहब, और मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर अभी आने वाले जो 90 दिन का समय आपके पास में बचा है, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना, ये 90 दिन अगर ये 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ाई जो है वो कर लेना भाई साहब, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपका एग्जाम जो है वो पास करने से रोक नहीं सकता। और अभी मैं वापस से कहना चाहूंगा कि अगर दिसंबर 2024 के एग्जाम में आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक चीज जो है वो आपकी लैक कर रही थी, जिसकी वजह से ये जो फेलियर का सामना है वो आपको करना पड़ा। आप इसको ओवरकम कर लो। एक बार अगर आपने ये वाली चीज को ओवरकम कर लिया तो आपका एग्जाम जो है वो कभी भी फेल होने वाला नहीं है। राइट? तो सर कैसा स्टडी प्लान जो है वो हमें यहाँ पे रखना चाहिए, या हमें क्या चीजें जो है वो यहाँ पे करनी चाहिए? अगर मैं इसके बारे में बात जो यहाँ पे करूंगा तो ये बहुत ध्यान से, हमारे हाथ में कुल मिला के कितने दिन है? 90 डेज है। फरवरी का महीना खत्म हो चुका है, 3 दिन जो है वो बचे हैं, छोड़ दो। 3 दिन जो है वो दुख मनाने में भी जाने वाले हैं। तो हमारे पास में 1 मार्च से लेके 31 मई 2025 तक का समय जो है वो हमारे पास में है। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूंगा तो 90 दिन का समय है, आप ऐसा मान के चलो। सर वो वाले बच्चे जिनका दिसंबर 24 में ओल्ड सिलेबस के हिसाब से एग्जाम हुआ करता था, भैया एक्सट्रीमली सॉरी, बट अब जब जून में आपका एग्जाम होने वाला होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्विच ओवर है वो न्यू सिलेबस में हो चुका होगा। आपको जो भी कंटेंट स्टडी करना है वो किसके हिसाब से करना है? नए सिलेबस के हिसाब से करना है। ठीक है? और इसके अलावा अगर आप न्यू सिलेबस के ही स्टूडेंट हैं पहले से ही,
ठीक है, तो ऐसे केस में या तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, या तो आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, तीसरा चौथा भी हो सकता है भाई साहब। अब इसमें दो पॉइंट आते हैं क्या, अगर आपके क्लासेस की वैलिडिटी जो है वो अभी भी चल रही है, सब बोले मेरे क्लासेस की वैलिडिटी जो है वो 1 साल की थी और अभी भी मेरे पास में क्या है, वैलिडिटी है, तो क्या करेंगे, फटाफट से क्लासेस जो है उसका आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अब चूंकि यहां पे रिवीजन करने का टाइम है तो क्लासेस की स्पीड जो है अब यहां पे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी कोशिश कीजिएगा कि 2 की स्पीड जो है वो ना रखें। साथ में आपको जो टेस्ट है वो देने चाहिए और साथ में डेली बेसिस पे 1 क्वेश्चन एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स द फेलियर अवे। इस बात को आपको ध्यान जो यहां पे रखना है और उसके हिसाब से जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपको यहां पे क्या करना होगा, करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोले भाई साहब आपकी जो क्लासेस है उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो फटाफट से क्लासेस को क्या करेंगे, या तो रिन्यू करवाएंगे और या तो फिर जो आपका क्या है रिपीटर्स बैच है उस बैच को आप ज्वाइन करेंगे, अपनी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, टेस्ट सीरीज जो है वो आप सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद में साथ ही साथ में जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसे भी आप कर लेंगे, ताकि आखिरी वाले महीने में यानी कि मई 2025 का जो महीना आपके पास में आएगा, यानी कि ये लगा लो कि भाई साहब यहां पे आपको जो समय देना है वो देना है कितने दिन का, 60 डेज का। ये 60 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, सब बोले इस कैटेगरी के बच्चों को ये वाला काम करना है और इस कैटेगरी के बच्चों को ये वाला काम जो करना है, ताकि जो आखिरी बचे हुए 30 दिन का 31 दिन का समय आपके पास में होगा, उस समय में आप अपना मैराथन, आप अपने अमेंडमेंट वाले क्लासेस और आप अपने फुल कोर्स टेस्ट जो रहेंगे उसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व जो है वो कर पाओगे, ताकि जून के महीने में जो 1 जून से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, उन एग्जाम के अंदर बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करके अपना 100% जो है वो वहां पे आप दे पाओ। एंड बिलीव मी गाइज, अगर ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए आपने अपना प्रिपरेशन किया तो जून 2025 का एग्जाम जो है ना, सिर्फ आप पास नहीं करोगे बल्कि फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास जो है वो करने वाले हो। तो चलिए भाई साहब फिर से डिसाइड कर लेते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मिलते हैं रिपीटर्स बैच के अंदर, क्लासेस के अंदर, मैराथन्स के अंदर, अमेंडमेंट क्लासेस के अंदर और टेस्ट सीरीज के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।